नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि डेली यूपीएसआई की पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही। लेकिन आज से ये क्लास डेली रेगुलर रहेगी दोस्तों, और आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाएंगे पॉलिटी के, जो कि यूपीएसआई के लिए और आप और भी एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर सकते हो, लेकिन स्पेशल फॉर यूपीएसआई। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सातवीं अनुसूची में ऐसा लिखा है कि सातवीं अनुसूची में तीन अनुसूची का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में कितने 3 सूची का वर्णन किया गया है। कौन सी 3 सूचियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची जिसे हम संघ सूची कहते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संघ सूची कहते हैं। दूसरी जो अनुसूची है उसे हम राज्य सूची कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, राज्य सूची। और अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची को समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में आने वाले जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सरकार को होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं उन पर है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार पहले से कोई कानून बना देती है किसी भी विषय पर तो उस पर फिर राज्य सरकार कानून नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार उस पर कानून बना देती है लेकिन केंद्र सरकार को लगता है, समवर्ती सूची के विषय की बात कर रहा हूँ मैं, अगर केंद्र सरकार कानून बना देती राज्य सरकार अगर पहले से कानून बना देती है किसी विषय पर, लेकिन केंद्र सरकार को अगर लगता है कि ये देश के हित में और थोड़ा इसे अच्छा किया जा सकता है या देश के हित के लिए इसे चेंज किया जा सकता है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ये थोड़ा सा समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को एक एक्स्ट्रा शक्ति मान लें आप, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि संसद व विधानसभा जिन विषयों पर कानून बनाती हैं उसका जो उल्लेख है वो सातवीं अनुसूची में है, और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें तो उसे हम अवशेष या अवशिष्ट सूची भी कहते हैं। अवशेष सूची का मतलब होता है कि जो विषय रह गए, जैसे आज हम साइबर क्राइम या व्हाट्सएप क्राइम या मान के चलो जो डिजिटल क्राइम होता है उसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है या उसी सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। तो मतलब उस समय जो संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने पहले ही सोच के रखा था दोस्तों कि अगर कोई ऐसा कोई मतलब कानून बनाना हो, आगे जाकर उस कानून की अगर देश के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उस पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। उसे हम अपशिष्ट सूची या अवशेष सूची कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों जब अध्यक्ष लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उस समय जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? उपसभापति तो नहीं, यहाँ पर उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो उपाध्यक्ष होगा दोस्तों, जो कि इसमें दिया नहीं है। और आर्टिकल 93 के अनुसार अनुच्छेद अनुच्छेद 93 के अनुसार दोस्तों उपाध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? उपाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? ठीक है, तो लोकसभा अगर आपको सदस्य बनना है तो उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची की दर्ज पर हो, ऐसा कुछ नहीं। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, न्यूनतम 30 वर्ष नहीं है, वह पढ़ा लिखा हो, ऐसे कोई बात नहीं लिखी गई है। दूसरी बात इसमें जरूर फॉलो की जा रही है कि उसका नाम भारत के कहीं भी मतदाता सूची में हो। कहने का मतलब है, पहली बात है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन वह कोई भी लाभ के पद में न हो, और उस व्यक्ति का नाम भारत की कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वो लोकसभा सदस्य बनने लायक है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी मैंने विशेषताएं आपको बता दी। लिख नहीं सकते हैं ये सब क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है दोस्तों, तो आप ध्यान से सुन लिया करें। साधारण विधेयक
किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों साधारण विधेयक चाहे आप लोकसभा में प्रस्तुत करें चाहे आप राज्यसभा में प्रस्तुत करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी सदन में आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 के सब क्लॉज 2 में के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ये विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है और इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और अगर राष्ट्रपति मंजूर करते हैं तो यही विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम। यही विधेयक फिर कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ आपको कि भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे। जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तो वो करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम 2014 की बात करें तो तब तो ये वहाँ पर आर्टिकल 370 और 35 एक तो वहाँ पर नहीं हटा था, लेकिन 2019 में बीजेपी सरकार द्वारा इसे हटा दिया गया है और इसे विशेष राज्य दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पूरे भारत पर लागू है। तो हम कह सकते हैं कि आज अगर की स्थिति से देखा जाए तो राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। मतलब कोई भी जाति है उसको अगर हम अनुसूचित एससी या एसटी में अगर हम अधिसूचित करना चाहते हैं, एससी या एसटी में, सॉरी एसटी में जोड़ना चाहते हैं तो उसका जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। और इससे जो संबंधित आर्टिकल हैं वो 341 व 342। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। अगले क्वेश्चन के बाद, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। तो दोस्तों लोकसभा के प्रति, क्योंकि वो सदस्य किसके होते हैं, लोकसभा के। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं सहयोग या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से आर्टिकल 61 के बारे में मैंने बताया था। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया वो संसद में महाभियोग लाया जाता है। ठीक है। संसद में क्या किया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, जिसके द्वारा आप ये मान के चलें भारत के राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 61 के अनुसार। इसको डिटेल में मैंने बताया है तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। राज्यसभा भारत के राष्ट्र 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और ये आर्टिकल 371 के तहत ऐसा होता है। 331 के तहत मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा का जो गठन हुआ तो वो आपको पता ही चुका हूँ मैं, 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है। और इसकी जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। पहली जो बैठक थी वो 13 मई 1952 को राज्यसभा की ये पहली बैठक थी। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी, पहली बैठक। आगे इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम देखें राज्यसभा के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार
250 सदस्य होंगे, मतलब 250 सदस्य होंगे, जिसमें से 238 का क्या किया जाता है, चुनाव राज्य तथा संघ क्षेत्रों सभा द्वारा कहीं ना कहीं कराया जाता है। ठीक है। और 12 सदस्यों को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति नियुक्त करता है। हालांकि वर्तमान में अगर देखे जाए तो 245 सदस्यों का प्रावधान है। ठीक है। और 12 सदस्यों को क्या करता है, नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो दायित्व है वो किनके ऊपर है दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के पास रहता है। किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा। बिल्कुल सत्य बात है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहार्य हो, ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त शर्तें सभी, क्योंकि अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा जब वो सारी शर्तें पूरी करेगा। ये वाली शर्तें ABC। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। इसका जो आंसर होगा डी होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही लोग शामिल होते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है। दोनों में संसद के निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है। ध्यान रखना, निर्वाचित लिए जाते हैं, ना कि मनोनीत या फिर नियुक्त वाले। ठीक है। नियुक्त वाले नहीं लिए जाते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या सही नहीं है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये बात सत्य है। ठीक है। कोई भी धारण नहीं करेगा, तो मतलब उन्होंने ये बोला क्या सही नहीं है, तो अगर देखा जाए ये कोई भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है। राष्ट्रपति उपलब्धियों में भत्ते की पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग हकदार होगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय निवासों, बिल्कुल किराया नहीं देना पड़ता, उसके शासकीय आवास मिलते हैं। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सका है, ये बात गलत है और उसने गलत ही पूछा है। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया जा सकता है दोस्तों, और वो भी महाभियोग द्वारा आर्टिकल 61 के अनुसार। ठीक है। तो ये वाला जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध का मतलब होता है कि उनके सामने कोई भी व्यक्ति ना खड़ा हो, प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं था उनका। तो ऐसे अपन को राष्ट्रपति का नाम बताना है जिनके सामने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो ऐसे जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर संजीव रेड्डी हैं। ये भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। इनका जो कार्यकाल था 1977 से 1982 तक था। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, तो राजेंद्र प्रसाद बिहार की हुआ करते थे। बिहार के मधुबनी जिला से जीरा देई गाँव, ये तक पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो सत्र का प्रथम दिन नहीं, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, ये भी नहीं, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत हो, ये भी नहीं, प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच का जो मध्यांतर होता है उसी को क्या कहा जाता है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में अगर देखा जाए या वैसे भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो भैया सबसे ज़्यादा लोकसभा जो सीटें होंगी वो उत्तर प्रदेश से ही होंगी, और लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो हैं कितनी, 80। तो 80 सीटें एक तरीके से उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं कलेक्ट की जाती हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं। बिहार से कितनी आती हैं, तो आपको मैं बता दूं, बिहार से 40 और महाराष्ट्र से 48 और मध्य प्रदेश से 29। ये लोकसभा सीटें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं देश में लोकसभा की वो हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं निवास करती है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली बार लोकसभा को निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भंग किया था। तो पहली बार लोकसभा को भंग करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। इन्होंने लोकसभा को क्या किया था, भंग किया था। दिसंबर 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम लोकसभा को क्या किया था,
भंग किया था। और भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा अपने चुनाव के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में क्या शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि संसद किन, मैंने आपको बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों, 3 अंग। तो वही 3 अंग आपसे पूछे जा रहे हैं और मैं बता चुका हूँ आपको। लोकसभा राज्यसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री नहीं, और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि संसद इन्हीं तीनों से मिलकर। कैबिनेट का नेता होता है, कैबिनेट का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के आ रहा हूँ कि अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लाया जाता है संसद में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसके द्वारा, इसमें बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जाता है, पदच्युत किया जाता है। पदच्युत मतलब हटाना। तो किसके द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ना तो प्रधानमंत्री हटा सकता, ना लोकसभा द्वारा, और ना ही उच्चतम न्यायालय तो हटा ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन पर, संसद द्वारा, और आर्टिकल 61 के महाभियोग के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि आपको बताना है कि इसमें से भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो पीवी नरसिम्हा राव, ये जो हैं वो भारत के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आई के गुजराल तो नहीं थे, और ना ही चंद्रशेखर। तो ये जो अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, सॉरी। ठीक है, जब 1951 में ये 91 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1991 से लेकर और 96 तक ही यही एक तरीके से प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में है, और अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर देखा जाए तमिलनाडु में नहीं है। राज्य अगर वर्तमान की बात की जाए तो ये 7 राज्यों में है इस समय। ठीक है, वर्तमान में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत की राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का कौन होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 और 89 ये उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो 64 व 89 के अनुसार यह उपबंध किया जाता है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होगा या पदेन सभापति होगा वो कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। 1। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करता है, 2 सदस्यों को एक तरीके से एंग्लो इंडियन के लिए चुनता है, लोकसभा के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रावधान अब हटा दिया गया है। अब वर्तमान में लोकसभा में मात्र 543 सीटों पर ही सीधा चुनाव होता है। 545 कैसे हो जाते थे, 2+ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनको अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करवाता है। तो भारत की राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो करवाता है वो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग नहीं करवाता। राज्य चुनाव आयोग सरपंच वगैरह, प्रधानी और इनके चुनाव कहीं ना कहीं करवाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का जो अधिकार होता है वो ना तो राज्य विधानसभा के पास होता है, ना राष्ट्रपति के पास, नहीं, भारत की संसद के पास, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के पास ये कहीं ना कहीं अधिकार होता है कि किस राज्य की विधान परिषद को, विधान परिषद का मतलब द्विसदनात्मक प्रणाली। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि विधानमंडल होती है और विधानमंडल में एक होती है विधानसभा
और एक होती है विधान परिषद जो कि यूपी में है और भी 7 राज्यों में। अब जैसा कि आपको पता है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो द्विसदनीय विधानमंडल के बारे में आपको बताना है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन इसमें हम डिस्कस करके आए हैं कि गुजरात तो नहीं है, ठीक है, और न तो असम है और न ही केरल है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कर्नाटक होगा, ठीक है। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको शायद 7 बता दिए, सॉरी 6 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हट चुका है। वर्तमान में ये 6 राज्यों में है। एक तो आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक प्रणाली मतलब विधान परिषद, एक आंध्र प्रदेश में, एक तेलंगाना में, ठीक है दोस्तों, एक बिहार में, और एक कर्नाटक मैंने आपको बता ही दिया, महाराष्ट्र में, और दोस्तों उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये कर्नाटक 6। तो वर्तमान में कहाँ पर है, कितने, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली है, या सॉरी द्विसदनात्मक विधानमंडल है, मतलब इसमें जिसमें एक विधानसभा और एक विधान परिषद है। भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी। मतलब आपसे सीधे ये पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 13 फरवरी, ये भी पूछा गया 13 फरवरी, क्योंकि पहली महिला राज्यपाल है, 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश जो कि अब प्रदेश राज्य हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये उत्तर प्रदेश की थी, कहाँ की थी ये, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है या आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए।